हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ करंट अफेयर्स के न्यू टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ का और अब आज हम ध्यान रखेंगे। आज हम प्री और मेंस में जो टॉपिक्स टू दी पॉइंट हमें याद रखने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मटेरियल को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अपने वीडियो को छोटा रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि रिवीजन में भी आसानी हो और जो आपका कंटेंट है वो भी कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपके लिए पहुंच पाए आप तक। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज कुछ हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। चिलिका लेक, ये बर्ड सेंसस की वजह से अभी न्यूज में है, बर्ड सेंसस 2022। इसके बाद सरस्वती रिवर, क्योंकि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में, जिसको लेके अभी ये न्यूज में है। इसके अलावा मेरीन हीट वेव, जो कि ये हमारी आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट 6 के बारे में डिस्कस किया गया है। डीपीडीएच ये एक माइनिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से ट्राइबल्स लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसका। ब्लैक सी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी यूक्रेन रसिया वार चल रहा है उसके कंटेक्स्ट में। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स जो कि रशियन वॉर की वजह से इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, वो हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा चिलिका लेक। चिलिका लेक, जैसे कि हम इसको डायग्राम फॉर्म में समझने की ट्राई करेंगे और की पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। लास्ट में हम ट्राई करेंगे कि 1 या 1.5 मिनट में 5 के 5 टॉपिक्स में से की पॉइंट कवर करें। चिलिका लेक हमारी ये एशिया की लार्जेस्ट लगून लेक है। ये वाटर वर्ल्ड सर्वे 2022 के केस में अभी न्यूज में चल रही है। तो सबसे पहले 1981 में ये हमारी फर्स्ट वेटलैंड थी जो रामसर कन्वेंशन के अंडर में रिकॉग्नाइज हुई थी। ये एक फैक्ट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो काम का है। ये रामसर कन्वेंशन हम अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये 1971 में ईरान में साइन हुई थी और 1975 में ये इफेक्ट में आई थी। इंडिया भी इसकी पार्टी है। इसमें एक मोन्ट्रोक्स रिकॉर्ड होता है जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का रिकॉर्ड होता है। उसमें कुछ एक साइट्स है जिनके बारे में हम लेटर एक अलग से टॉपिक करेंगे। अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स काम के हैं, एक कि ये दया रिवर है जो ओडिशा में उस रिवर पर प्रेजेंट है। ये कह सकता है कि महानदी पे प्रेजेंट है, किस पे प्रेजेंट है, तो ये दया रिवर हमारा मेन याद रखने वाला पॉइंट है इसमें। इसके अलावा जो चिलिका लेक है, चिलिका लेक में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, WS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलबंदा 1 इन द सेंटर, सेकंड मंगल जोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नॉर्थ ऑफ द चिलिका लेक। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें याद रखने वाला, इरावदी डॉल्फिन्स ये यहाँ पे मिलती हैं। इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में एक और फैक्ट याद रखने की जरूरत है। इससे अलग ये 3 रिवर्स में मिलती है। इरावदी रिवर इन म्यांमार, मेकोंग इन चाइना, महाकम इन इंडोनेशिया। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है रामसर से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो रामसर जैसे अपन बता चुके हैं कि 1971 में साइन हुई थी और इसका सेक्रेटेरिएट ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे IUCN का भी हेडक्वार्टर है। तो ये बात इस तरीके से ध्यान रखी जा सकती है, IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और उसी जगह पे इसका सेक्रेटेरिएट है रामसर कन्वेंशन का। साइन तो ये ईरान में हुई थी, सेक्रेटेरिएट इसका स्विट्जरलैंड में ग्लैंड एरिया में है। ये सबसे ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट में है आजकल, क्योंकि ये वाइज यूज को प्रमोट करती है। वाइज यूज से मतलब ये है कि चिलिका लेक में नॉर्थ एरिया के अंदर में जो फिशिंग बोट्स थी उनकी वजह से वहाँ की फिश की पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट हो रही थी। इसलिए ये कह रही है इस कन्वेंशन के अंडर में तो हमें वाइज यूज करना चाहिए चिलिका लेक का। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे, ये है हमारा सरस्वती रिवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसमें पहला इंफॉर्मेशन है हमारी, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है आदि बद्री को डेवलप करने का, वो हरियाणा और हिमाचल के साथ में हुआ है, ना कि हरियाणा और उत्तराखंड के साथ में। तो ये फैक्ट याद रखने वाली बात है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एग्रीमेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें हमारा रहने वाला है कि जो सरस्वती रिवर की लोकेशन है, जियोग्राफिक लोकेशन, उसके बारे में एक पॉइंट बन सकता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें काम की बात ये है कि वो यमुना और सतलुज के बीच में सैंडविच्ड है। ये बात ध्यान रखने वाली है, यमुना और सतलुज के बीच में। सतलुज उसके वेस्ट में पड़ती है और यमुना उसके ईस्ट में पड़ती है। एक और इसमें थर्ड पॉइंट जो याद रखने वाली बात है
कि ये ट्राइब्यूटरी है अलकनंदा की। वो कैसे है? ये हिली एरिया में अलकनंदा में जाके मिल जाती है। तो कई बार हमें लगता है कि ये दोनों में सैंडविच्ड है तो गंगा से कैसे मिलेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये यहाँ पे अलकनंदा रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ये भी पॉइंट, ये ट्राइब्यूटरी है, इसी रीजन की वजह से फोर्थ पॉइंट बनता है हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या बनता है कि जहां पे यमुना, गंगा और सरस्वती मिलते हैं उस पॉइंट को हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं, जो कि इलाहाबाद में है। ये 4 पॉइंट इसमें याद रखने वाले हैं। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरीन हीट वेव्स। सबसे पहले इसको सिंपल भाषा में समझने की ट्राई करते हैं। मेरीन हीट वेव्स होती क्या है? 300 फीट की डेप्थ तक, ओशियन के सरफेस से 300 फीट की डेप्थ तक अगर पानी का टेम्परेचर 5 या 7 डिग्री ज्यादा होता है नॉर्मल से, उसको हम मेरीन हीट वेव कहते हैं। अगर ये मेंस में क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट विद द डेफिनेशन। उसके बाद इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि मेरीन हीट वेव है, ये हमें समझ में आता है कि ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो इसका साइड इफेक्ट रहने वाला है एनवायरमेंट पे। तो उसको याद रखने के लिए हम इससे डायग्राम से देखते हैं कैसे उसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसको कि कोरल ब्लीचिंग होती है उसकी वजह से, 1। सेकंड क्या है कि उसकी वजह से डीऑक्सीजनेशन एंड एसिडिफिकेशन होता है। इससे क्या होगा? डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन नहीं होगी पानी में, एसिडिटी बढ़ेगी पानी की, तो ये फिशरीज को इफेक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? सी ग्रासिस का डिस्ट्रक्शन। ये बैकग्राउंड में सी ग्रासिस है, ये सी ग्रासिस का डिस्ट्रक्शन भी मेरीन हीट वेव से होता है। और इसके अलावा इसका एक और इफेक्ट है लॉस ऑफ केल्प फॉरेस्ट। ये हमने फॉरेस्ट को दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो इस डायग्राम की मदद से हम इसके एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट्स को याद रख सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन है जो हमें प्रीलिम्स में पता होनी चाहिए। मेरा इस तरीके से प्रेजेंट करने का मीनिंग है कि जब आप मेंस के लिए आंसर लिखते हैं तो आपके पास एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है काफी सारी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके प्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे जैसे रीजन्स क्या है मेरीन हीट वेव्स के, उनको समझने की ट्राई करते हैं। सबसे बड़ा रीजन है इसका ओशियन करंट्स की पाइलिंग से, जहां पे एक वार्म वाटर का एरिया डेवलप हो जाता है। एक ये सबसे बड़ा रीजन है इसका, फर्स्ट। सेकेंड रीजन है इसका कि जो हमारा एटमोस्फियर से हीट आती है ओशियन सरफेस पे, उस इंटरफेस पे हीट आने की वजह से जो हीटिंग होती है वो मेरीन हीट वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा इवेंट्स लाइक एल नीनो, और एक और आप ऐड कर सकते हो क्लाइमेट चेंज, दिस इज अनस्टेटेड ऑलवेज। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि मेंस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उनको आप कहीं पे भी एग्जांपल्स में या अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करने के लिए, और ये आपके प्रीलिम्स में एमसीक्यूज का भी पार्ट मिल सकते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए। जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है IPCC AR6, IPCC असेसमेंट रिपोर्ट 6, जो कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है हमारा, वो 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है जब क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 70 to 75% प्रोपोर्शनैलिटी है इसकी ग्लोबल वार्मिंग के साथ में। उसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो हमारे इंडियन ओशियन है उसकी 2 पार्ट में हम स्टडी कर सकते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो अरेबियन सी है वहां पे हीट वेव्स के एपिसोड्स ज्यादा होते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, इसमें कोई ये रिसर्च फाइंडिंग है। कई बार हम लॉजिक लगाने लग जाते हैं किसमें ज्यादा होगा, ये रिसर्च फाइंडिंग है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखना जरूरी है। ये पेपर में आ सकता है कि कहाँ पे मेरीन हीट वेव्स के इंसिडेंट्स ज्यादा होते हैं, अरेबियन सी में ज्यादा होते हैं। इसके बाद हमारा इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है कि इसका इंडिया के ऊपर इफेक्ट क्या होता है मेरीन हीट वेव्स की वजह से। जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया में ड्रॉट कंडीशंस बढ़ जाते हैं। सेंट्रल इंडिया में ड्रॉट बढ़ेगा, ड्राई कंडीशंस आएंगी। और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे रेन ज्यादा होगी, इंक्रीज इन रेन। तो ये भी एक मेरीन हीट वेव का इफेक्ट है, ये याद रखने वाला है। इसके अलावा मेरीन हीट वेव से जो हमारी मॉनसून विंड्स हैं या मॉनसून की स्प्रेड है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि एक जनरल पॉइंट है।
तो इन सब के बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीपीडीएच माइनिंग प्रोजेक्ट। डीपीडीएच मतलब है ड्यूचा, पचमनी, देवनगंज, हरिन सिंगा। ये हमारा एक माइनिंग प्रोजेक्ट है जो कि 4 स्टेट में फैला हुआ है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इनको संथल्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रही है। तो एक तो एग्जांपल ये रह गया कि संथल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमें पता चल रहा है इस बात से। दूसरा ये पता चल रहा है कि जो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट है माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से, वो किस लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं शेड्यूल 5, क्योंकि शेड्यूल 5 एरिया में रहते हैं संथल्स, वहां पे एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ट्राइब्स वाले क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं कि किस लेवल का इकोलॉजिकल डैमेज और ट्राइबल्स को हार्डशिप झेलना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट की वजह से। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी, ये तो एक जनरल पॉइंट है। तो विद ऑल दिस वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैक सी। ब्लैक सी इसलिए न्यूज में है कि अभी रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से रसिया मेडिटेरेनियन सी से एजियन सी होते हुए सी ऑफ मरमर, ये सी ऑफ मरमर, ये एजियन सी, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी, यहां से होते हुए और ये यूक्रेन ऊपर यहां पे अटैक के लिए प्लानिंग करता है। तो टर्की जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ में है, उनसे एग्रीमेंट में है कि ये वॉर जो रसिया कर रहा है ये गलत है। तो वो चाहता है कि रशियन मिलिट्री को, रशियन नेवी को यहाँ से कंट्रोल किया जा सके। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक सी की एडजेसेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसे रोबोट के बीच में यूक्रेन, रोबोट और रसिया के बीच में यूक्रेन। रोबोट से हमारा मतलब यहां पे ये है RBUT, BO नहीं, याद रखने के लिए BU। RO मतलब रोमानिया, BU मतलब बुल्गारिया, T मतलब टर्की। रोबोट और रसिया के बीच में यूक्रेन, रसिया और ये यूक्रेन। और एक ही कंट्री याद रखने की बचती है इसके बाद हमारी, वो कंट्री है हमारी जॉर्जिया। तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है हमारा याद रखने का कि ये मॉन्ट्रोक्स कन्वेंशन क्या है, जिसको टर्की कहता है कि मैं इसको इन्वोक करूंगा रसिया को रोकने के लिए। मॉन्ट्रोक्स कन्वेंशन 1936 में साइन हुई थी। इस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया था कि जो यहाँ पे स्टेट्स हैं टर्की की, जैसे ये बोस्फोरस स्टेट है, बोस्फोरस स्टेट, बोस्फोरस ये कनेक्ट करती है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमर से, सी ऑफ मरमर से, बोस्फोरस स्टेट। इसको याद रखने का तरीका ये है, बी से ब्लैक, बी से बोस्फोरस। इसके अलावा एक और स्टेट है यहाँ पे टर्की के यहाँ, जो सी ऑफ मरमर को एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। ये है डार्डानेलिज, डार्डानेलिज स्ट्रेट। इसको याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि DAR, सी ऑफ मरमर, मरमर दर्द, इस तरीके से याद रखा जा सकता है इसको। तो ये दो स्टेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं MCQs के हिसाब से। और हम बात कर रहे थे मॉन्ट्रोक्स कन्वेंशन की। इसमें डिसाइड किया गया था इन स्टेट से जो वेसल्स जाएंगे उनको कौन कंट्री कंट्रोल करेगा। तो इसमें एग्री किया गया था कि ये टर्की कंट्रोल करेगा, सिविलियन वेसल्स को पास करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो नेवल वेसल्स हैं उनके लिए उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टर्की को और परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये मॉन्ट्रोक्स कन्वेंशन है 1936। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक में एक और पॉइंट है, मीरोमिक्टिक बेसिन। मीरोमिक्टिक बेसिन का मतलब होता है कि एक वाटर बॉडी है जिसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ मिक्स नहीं होती है। इस सिचुएशन को बोलते हैं मीरोमिक्टिक बेसिन। इससे होता यह है कि ऊपर वाली लेयर्स में ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से आती है वो नीचे वाली लेयर्स तक नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से जो मैरीन इकोलॉजी है वो सर्वाइव नहीं करेगी और उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी नीचे वाली लेयर्स में। तो ब्लैक सी मीरोमिक्टिक बेसिन तरीके का एक हमारा ये सी है। नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट हम कवर करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि अभी रशियन वॉर की वजह से ही न्यूज में है। इसमें एक मेंस में ये फैक्ट यूज किया जा सकता है कि हमारे इंडिया में अभी 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशन में हैं, जो कि 7 न्यूक्लियर प्लांट्स में ऑपरेट करते हैं। तो ये इसमें हम मेंस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेस इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द एनर्जी। तो इधर से हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो एनर्जी में करता है कोल, देन गैस, देन हाइड्रो, देन विंड, एंड आफ्टर दैट ऑन फिफ्थ दिस न्यूक्लियर एनर्जी 3.11%। तो कुछ एक हमने यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है, हम बताते हैं उसके बारे में। नीचे से स्टार्ट करते हैं। कुंदनकुलम न्यूक्लियर, ये हमारा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसमें फ्यूल रसिया से सप्लाई होता है। रसिया इंपॉर्टेंट है, याद रखने का। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल सप्लाई बाय रसिया। इसके बाद कलपक्कम, ये भी हमारा तमिलनाडु में है। ये एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कोल रिच एरिया के अंदर है, तो ये भी एक पॉइंट बनता है हमारा। इसके साथ में ये NPCIL इसको ऑपरेट करता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद तारापुर, ये USA। ककरापर, ये रसियन। ध्यान रखने वाली बात है, ककरापर एंड कुंदनकुलम रसियन है दोनों। तारापुर बाय USA। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट है जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है। और ये हमारे आज के टॉपिक्स कवर होते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में और की पॉइंट्स देखने को मिले होंगे, समझने को मिले होंगे। आप कमेंट करके बताइए कि ये स्ट्रेटजी सही लगी आपको, कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली। क्योंकि हमारे पास UPSC की तैयारी करते हुए बहुत कम समय होता है और टॉपिक्स बहुत सारे कवर करने होते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो कि सर ने काफ़ी फास्ट कवर किया, लेकिन विद टाइम या थोड़ी रिवीजन के बाद आपको लगेगा कि हमें इसी तरीके के कंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट से हमारा काफ़ी सिलेबस कम टाइम में कवर हो पाता है। और आगे हम ट्राई करेंगे कि ये कंटेंट आपको नीचे PDF फॉर्म में अवेलेबल कराया जाए, ताकि आपके नोट्स बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।